जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एग्ज़ाम एडुकेटर में। तो कैसी चल रही है तैयारी? परीक्षा आ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। प्रतिदिन एक दिन जब कट जाता होगा तो नींद नहीं आती होगी कि यार क्या करूं, परीक्षा का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन चिंता मत करिएगा, हो जाएगा। धैर्य रखते हुए काम करना है। नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा, बस इतना, बस हमारा मन का बात आप याद रखिएगा। नेगेटिव लोगों से दूर रखिएगा, जो ये कहें कि आपका नहीं होगा, उनसे दूरी बनाए रखिए। और धीरे 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 करते करते आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। इस समय आपको क्या करना है कि क्विक रिवीजन पहले तो करना है। क्वेश्चंस बैंक बहुत लगाना है, जहां से भी क्वेश्चंस मिले आप लगाइए ज्यादा से ज्यादा। और कोशिश करिए कि ज्यादा पढ़ाई करें इस समय। जो सोने का समय है वो 5-6 घंटे, बस इससे ज्यादा मत करिए आप। बस इससे ज़्यादा मत करिए। दिन में नहीं सोइए। जो है वो आराम रिलैक्स अगर कर रहे हैं दिन में तो 2 घंटे कर लीजिए, शाम को रात को 4 घंटे करिए। ऐसी अपनी दिनचर्या बनाइए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। आउटपुट ज़्यादा, जैसे दीपक होता है ना, दीपक में क्या होता है, जब अंतिम समय में जलने को होता है तो ज़्यादा लौ देता है। वही पोजीशन आपकी भी कर लीजिए और हो जाएगा। बस चिंता मत करो आप। पॉजिटिव रह के कर्म करोगे तो फिर बहुत अच्छा है। और बहुत से विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या होगा, किस तरह से होगा। बहुत से लोग तो उसी पर लग गए, रील्स वगैरह पे। पाकिस्तान का बम गिरा दिया, ये गिरा दिया। अरे ठीक है, वो प्रक्रिया अलग है यार। देशभक्ति हमारे अंदर भी है, लेकिन आप अपने काम को रोक देंगे तो फिर आपकी इकोनॉमी गिर जाएगी भाई। आपका योगदान भी है कि आप काम कर रहे हैं, आपका योगदान भी है कि आप काम करते रहिए। अपने काम को मत रोकिए। आपका जो काम है उसको आप कंटिन्यू रूप से करते हुए चीजों को आगे बढ़ाइए और बेहतर करिए। जितना हो सके उतना बेहतर करिए। इस बार सिलेक्शन पार के सिद्धांत पर काम करना है। जैसे ही आप यूपीएससी दे दें, यूपीएससी के बाद में यूपी पीसीएस लग जाइएगा या बिहार पीसीएस लग जाइएगा। और ये 365 दिन कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास है, 9:30 बजे आपको एक वीडियो मिल ही रहा है। धीरे धीरे देखते रहिए, क्या फर्क पड़ता है यार। एक वीडियो आपको मिल रही है जिसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, एमसीक्यू करना है और फुर्सत हो जाना है पूरे दिन के लिए। तो इसमें कुछ ज्यादा सोचना तो है नहीं कि नहीं भाई कैसे होगा क्या होगा। अरे आधे घंटे की क्लास है, कभी भी देख लो यार, चलते फिरते देख लो। और मैं एग्जाम को ध्यान में रखकर करा रहा हूं। अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्यों लेकर आ गए हम? ये इसलिए लेकर आ गए क्योंकि ये चर्चा में है। अमेरिका के द्वारा इस तरह के कार्य किए गए हैं। कई चीजों पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई थी उसने। और जब इस तरह के काम किए गए तो ट्रेड पर इफेक्ट पड़ रहा है। अब ट्रेड पर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो चुनौती बन रहा है और चर्चा आ गया है इस तरह की चीजें। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या कि ये जो है एंटी डंपिंग चीजें अमेरिका ने की हैं, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। यस, बन सकता है क्वेश्चन, और बहुत हाईलाइटेड है। डब्ल्यूटीए के रूल्स एंड रेगुलेशन से क्वेश्चन बन सकता है। भारत में किस प्रकार की प्रक्रिया है डंपिंग के संदर्भ में, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। कैसे एक तरह से एंटी डंपिंग चीजें की जाती हैं भारत में, क्या प्रक्रिया है, उस पर बन सकता है। कौन इसकी शिकायत सुनता है, कैसे किया जाता है। ऐसे कई जो चीजें हैं वो निकल कर आ जाती हैं। और अगर आप इन पर ध्यान नहीं दोगे दोस्त, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा और वहां पर कहेंगे सर ने तो डंपिंग पढ़ा ही नहीं था। अरे वहां पर तो हम छोटे चीजों में पढ़ाए थे। क्यों? क्योंकि वो चर्चा में नहीं था। अब चर्चा में आ गया तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये लेकर आया हूं, क्योंकि वहां पर घंटे एलोकेशन बहुत कम होते हैं। यहाँ पर तो अपनी मर्जी है, क्लास ले लो, आप क्लास से चीजें जान सकते हो और बहुत बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बनाए रखिए और मेहनत करिए बढ़िया तरीके से। हो जाएगा सिलेक्शन। 365 दिन की क्लास चलेगी ये। हर परीक्षा को स्टार्टिंग में ध्यान में रखकर ये वीडियो बना रहा हूं और आप इस पर काम करिए और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते चलिए।
तो आज के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटीज। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन होता है किस पर, इसी पर बेस्ड होता है, जो ये पूछता है कि भैया आपको प्रश्न आता है या नहीं आता है, डंपिंग के बारे में आप कितना जानते हो, उसकी जांच करने का एक तरीका है। फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं, डंपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए गए हैं डंपिंग के संदर्भ में, उस पर आपको क्या करना है, विचार करना है। यहाँ ये है, यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक देश का निर्यातक किसी, प्रथा नहीं, प्रक्रिया कर लीजिएगा, ठीक है, प्रक्रिया है जिसमें एक देश का निर्यातक किसी उत्पाद को दूसरे देश में उसकी सामान्य कीमत से कम कीमत पर बेचता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य आयातक देश में उपभोक्ता कल्याण को अधिकतम करना है। तीसरा है, विश्व व्यापार संगठन डंपिंग को एक अनुचित व्यापार प्रथा मानता है यदि यह आयातक देश में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। फटाफट इसका जवाब दो अगर आपको जवाब पता है। क्वेश्चंस इसी तरीके से बनाएगा, अगर आपको जवाब पता है तो आप जवाब दो, ठीक है। तो देखते हैं क्या यहां पर डंपिंग होता है पहले तो, ठीक है। एंटी डंपिंग नियम है क्या, क्या है ये एंटी डंपिंग नहीं, ठीक। तो एंटी डंपिंग नियम को अगर समझना है तो पहले तो डंपिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। मुझे किसको समझना पड़ेगा, डंपिंग को समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक। अगर कोई देश अपने देश से किसी, देखिए ऐसे नहीं समझिए, ठीक है, ऐसे समझो कि दो देश आपस में जब व्यापार करते हैं तो वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, और वस्तुओं का जब आदान प्रदान करते हैं, दो देश आपस में जब व्यापार करते हैं, तो उस आदान प्रदान की इस प्रक्रिया में एक वस्तु दूसरे देश को निर्यात की जाती है, अर्थात एक देश आयातक होता है और दूसरा देश निर्यातक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी देश में पूर्णतः संसाधन मौजूद नहीं है, इसीलिए ये व्यापारिक गतिविधियां संपन्न होती हैं। और उन्हीं व्यापारिक गतिविधियों के बीच में जो निर्यातक देश है, अर्थात जो भेजने वाला देश है, वो एक खेल खेले, और वो खेल ये खेले कि अपनी घरेलू वस्तुओं की घरेलू बाजार में कीमत से कम कीमत पर दूसरे देश में वस्तुएं सप्लाई करे, और जब दूसरे देश में ये वस्तुएं सप्लाई की जाती हैं तो वहां के देश की कीमत से कम पर सप्लाई की जाती है। इसी को कहा जाता है डंपिंग। एग्जाम्पल से समझो तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे एक चीन है, चीन में मान लेते हैं कि 500 रुपए प्रति टन के हिसाब से स्टील का रेट है, ठीक, टन के, ठीक है, प्रति टन के एक तरह से हिसाब से किसका है, स्टील का रेट है चीन में, ठीक। और ये उत्पादन रेट है चीन में, कि उत्पादन की लागत कितनी है वहां पर, 500 रुपया प्रति टन। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में ये कीमत चल रही है, जो उत्पादन रेट है 700 रुपया प्रति टन के हिसाब से उत्पादन रेट चल रहा है, भारत में ये रेट चल रहा है। अब चीन क्या करे कि चीन भारत में जब वस्तुएं सप्लाई करे तो 450 रुपया प्रति टन के हिसाब से सप्लाई कर दे, मतलब अपने घरेलू बाजार से भी कम कीमत पर जब वस्तुएं सप्लाई कर दी गई, स्टील को सप्लाई कर दिया गया चीन के द्वारा, तो यह प्रक्रिया ही डंपिंग कहलाती है। इस डंपिंग से क्या होगा कि चीन को तो फायदा होगा, लेकिन भारत के जो घरेलू उद्योग हैं वो हतोत्साहित हो जाएंगे और उनकी वस्तुएं नहीं बिकेंगी, क्योंकि वो तो 700 रुपया प्रति टन के हिसाब से है, ये तो अपनी घरेलू कीमत से भी कम कीमत पर वस्तुएं एक तरह से भेजने का काम कर रहा है। घरेलू
कीमत से भी कम कीमत पर वस्तुएं भेजने का काम कर रहा है। ये तो ऐसी कंडीशंस में जाहिर सी बात है क्या कि यही प्रक्रिया डंपिंग के रूप में जानी जाती है। इससे घरेलू वस्तुएं जो है वो हतोत्साहित हो जाती हैं, घरेलू वस्तुओं को नुकसान होता है, उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए एंटी डंपिंग कानून लाया गया है या एंटी डंपिंग नियम बनाया गया है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए एंटी डंपिंग नियम बनाया गया है। ठीक, कैसे? इसमें क्या होता है कि एंटी डंपिंग नियम के अंतर्गत उसके ऊपर एक ड्यूटीज लगाई जाती है या ड्यूटी लगाई जाती है, टैक्स लगा दिया जाता है, और ये टैक्स के माध्यम से घरेलू व्यापार, घरेलू वस्तुओं की कीमत के आधार पर यह टैक्स आरोपित कर दिया जाता है, जिससे घरेलू व्यापार हतोत्साहित ना हो। क्योंकि इससे होता क्या है कि बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही होती है। जब 700 रुपए के हिसाब से तो कोई भी लेगा ही नहीं, यहां तो 450 रुपए के हिसाब से आ गया, तो ये इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए टैक्स आरोपित कर दिया जाता है, जिसको कहा जाता है एंटी डंपिंग। जिसको क्या कहा जाता है? एंटी डंपिंग कहा जाता है। तो अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। एंटी डंपिंग नियम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन उपायों को संदर्भित करता है जो किसी देश द्वारा तब अपनाए जाते हैं जब कोई विदेशी कंपनियां अपने उत्पादों को उस देश में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर बेचती है, उसे डंपिंग कहा जाता है। मैंने कहा ना, चीन ने अपनी कम कीमत पर बेच दिया, घरेलू वस्तुओं के अपने बाजार से भी कम कीमत पर बेच दिया। डंपिंग तब होता है जब कोई कंपनी अपने उत्पाद को निर्यात बाजार में उस कीमत से कम पर बेचती है जो वह अपनी घरेलू बाजार में वसूलती है, या उत्पादन की लागत से भी कम। यह प्रथा स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि सस्ते आयातित उत्पाद स्थानीय उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा को और कठिन बना देते हैं। एंटी डंपिंग नियम ऐसे नुकसान को रोकने के लिए बनाए गए हैं, ये बात यहां पर लिखी है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या कि ये डंपिंग के संदर्भ में जो एंटी डंपिंग नियम बनाए गए, इसको संचालित कौन करता है? और मान लेते हैं कि किसी देश के द्वारा जो है वो जानबूझकर एंटी डंपिंग नियम को फॉलो अप करते हुए ज्यादा ड्यूटी लगा दिया जाए, तो फिर उसको कौन देखेगा? ये आपके दिमाग में चलना शुरू हो गया होगा। भाई मान लेते हैं कि भारत ही चीन के साथ में ऐसा कर दे कि भाई 800 रुपया पर टन स्टील का रेट हो जाए भारतीय बाजार में, तो फिर चीन चिल्लाएगा कि हमारी वस्तुएं तो भारत में जा ही नहीं पा रही हैं। ये स्वच्छ जो प्रतिस्पर्धा है उसको रोकने का काम कर रहा है। ये तो भारत अपने देश में हमारी वस्तुओं को लाने ही नहीं दे रहा है, इतना ज्यादा टैक्स लगाए हुए है। ये तो उचित नहीं है, ये तो उचित नहीं है, हम ऐसा नहीं करने देंगे। अब उसकी शिकायत कहां करे? चीन। तो इसीलिए यहां पर प्रावधान बनाए हैं डब्ल्यूटीओ ने, और ये डब्ल्यूटीओ ने जो प्रावधान बनाए हैं एंटी डंपिंग नियम के संदर्भ में, वो वास्तव में क्या है कि एंटी डंपिंग नियम अर्थात एंटी डंपिंग समझौते के अंतर्गत बनाए गए, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एग्रीमेंट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 6 of the General Agreement on Trade and Tariff 1994 द्वारा शासित होते हैं, याद रखना। गैट के द्वारा यहां पर शासित होते हैं। ठीक, गैट का ही पहले रूप डब्ल्यूटीओ जो है वो एक तरह से गैट का ही परिवर्तित रूप है। तो उसी के द्वारा एक तरह से जो नियम बनाए गए हैं डब्ल्यूटीओ के माध्यम से, उसी से शासित होते हैं, जिसके लिए यह समझौता डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं प्रदान करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि ये कार्रवाइयां पारदर्शी, निष्पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप हों। मतलब कहता है क्या कि आप एक तरह से डंपिंग अगर किसी ने किया है तो कार्रवाई यहां पर कर सकते हैं अपने देश में, और कार्रवाई करते हुए यहां पर एंटी डंपिंग
लगा सकते हैं, एंटी डंपिंग शुल्क लगा सकते हैं, और एंटी डंपिंग शुल्क लगाकर आप चीज़ों को, ड्यूटी को लगाकर एक तरह से क्या कर सकते हैं कि अपने देश में अपने उद्योग को बचा सकते हैं, अपने उद्योगों को संरक्षण दे सकते हैं। बेरोजगारी की अगर समस्या होती है तो उसको भी आप बचा सकते हो। तो एंटी डंपिंग शुल्क अगर इतना ज़्यादा लगा दिया जाए कि उसकी वस्तु आए ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। डब्ल्यूटीओ इसके लिए कहता है क्या, ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट मस्ट नॉट बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ द डोमेस्टिक गुड। अर्थात आपके घरेलू वस्तुओं की जो कीमत है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए ड्यूटीज। आपको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी है ना, तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी है तो आप ऐसा ना कर सकिए कि भैया 700 रुपए है तो आपने उनकी कीमत इतनी ड्यूटी लगा के 800 कर दिया। नहीं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी जिसमें आप कम ड्यूटी लगाएंगे, आपकी डोमेस्टिक कीमतों से कम के रूप में ये रखी जाएगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। मतलब आप ये मान लो कि 650 रख लो, आप ड्यूटी लगा के 450 में कर रहा है, ठीक है 200 रुपए लगा दो, आप 650 कर लो, 600 कर लो। आपको युक्त तरीके से ही उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी होगी। अब इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं कि भैया कैसे प्रक्रिया होती है, कैसे एक तरह से चीजें होती हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, भारत में बड़ी चर्चा में एक तरह से आ गया, ये भारत में बड़ी चर्चा में आ गया। और भारत में चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि अमेरिका ने इस समय बड़े लोगों को परेशान कर रखा है, कई देशों में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, जिस कारण से ये चर्चा में आ गया। तो अगर वास्तव में क्या है कि डंपिंग तब होता है जब कोई उत्पाद निर्यात मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, या उसके सामान्य मूल्य निर्यातक देश के घरेलू बाजार की कीमत से कम पर होता है, वो बेचा जाता है, तब उसे कहा जाता है डंपिंग। और डंपिंग मार्जिन की जो गणना होती है वो क्या होता है, निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य के अंतर के आधार पर की जाती है। डंपिंग मूल्य की गणना कैसे की जाती है, निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य के आधार पर की जाती है। और इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो वास्तव में क्या है कि भारत में क्या है कि इसको देखने का काम करता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। ये एक तरह से देखने का काम करता है भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो। डंपिंग की परिभाषा और गणना के संदर्भ में डब्ल्यूटीओ के आर्टिकल 2 में इस बात को रिप्रेजेंट किया गया है कि डंपिंग तब होता है जब कोई उत्पाद निर्यात मूल्य पर बेचा जाता है, उसके सामान्य मूल्य एक तरह से सामान्य मूल्य से कम होता है। डंपिंग मार्जिन की गणना निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य के अंतर के आधार पर होगी। ये डंपिंग की परिभाषा लिखी गई है डब्ल्यूटीओ में। आर्टिकल 3 में कुछ और चीजें भी मेंशन की गई हैं डंपिंग के संदर्भ में, जिसमें क्षति के निर्धारण के संदर्भ में प्रावधान किए गए। एंटी डंपिंग शुल्क तभी लगाया जा सकता है जब यह सिद्ध हो जाए कि स्थानीय उद्योग को सामग्री क्षति हो रही है। अर्थात अगर आप ये साबित कर लेते हो कि भैया जो है क्षति हो रही है, स्थानीय जो उद्योग है उसको रोजगार पर असर पड़ रहा है, उद्योग के उत्पादन पर असर पड़ रहा है, वो बिक्री पर असर पड़ रहा है, इस तरह की चीजें निकल कर आ रही, ठीक है। तो हमने कहा कि भारत ने चीनी स्टील के आयात से क्या किया कि उस पर डंपिंग लगाया, क्योंकि टाटा स्टील ने उसकी शिकायत की थी और कहा था कि भैया हमको तो बड़ा नुकसान हो रहा है, चाइना अपनी जो स्टील को बेच रहा है वो अपने बाजार से भी कम कीमत पर भारत को बेच रहा है और हमें इसके कारण से रोजगार में कमी करनी पड़ रही है, हमारे लाभ को कम कर रहा है, हमारा उद्योग हतोत्साहित हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में ये बात वहां निकल कर आई। तो क्षति का मूल्यांकन आयात की मात्रा, इस बात को याद रखना, क्षति का मूल्यांकन कैसे होगा, आयात की मात्रा के आधार पर होगा, आयात की मात्रा के आधार पर होगा, ठीक है। कीमत प्रभाव को रिप्रेजेंट करेगा, कीमत प्रभाव को रिप्रेजेंट करेगा, स्थानीय उद्योग की स्थानीय बिक्री को रिप्रेजेंट करेगा, स्थानीय बिक्री को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इन सब चीजों पर प्रभाव देखने को मिलता है तो क्षति का निर्धारण करने का प्रावधान किया गया है और वो कहा गया कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू होगी,
इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? तो एंटी डंपिंग के अंतर्गत, प्रक्रिया के अंतर्गत आर्टिकल 5-6 में इसकी प्रक्रिया बकायदा समझाई गई है, जिसमें लिखा है एंटी डंपिंग जांच स्थानीय उद्योग की शिकायत पर शुरू होती है। इस पर होती है एंटी डंपिंग जांच स्थानीय उद्योग की सिफारिश पर शुरू होती है, जिसमें पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि डंपिंग और क्षति हो रही है, और जांच पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए, जिसमें सभी हितधारक, निर्यातक, आयातक और स्थानीय उद्योग को अपनी बात रखने का अवसर मिले, और जांच में डंपिंग मार्जिन, क्षति और कारणात्मक संबंध की पुष्टि की जाती है जांच प्रक्रिया। तो आर्टिकल 5-6 में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि जांच की प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी, और जब संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद में फिर क्या होगा कि अंतरिम और अंतिम शुल्क वहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। जांच के दौरान यदि प्रारंभिक निष्कर्ष डंपिंग और क्षति की पुष्टि करते हैं तो अंतरिम एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जा सकता है। फिर जांच प्रक्रिया होगी, फिर उसके माध्यम से एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जा सकता है। ठीक है, और लिखा हुआ है यह शुल्क जांच शुरू होने के 60 दिन बाद ही लागू हो सकता है, और सामान्यतः 4 से 6 महीने तक रहता है। कितने महीने तक रहता है? 4 से 6 महीने के तक रहता है। फाइनल ड्यूटीज के रूप में जांच पूरी होने पर यदि डंपिंग और क्षति सिद्ध हो जाती है तो अंतिम शुल्क लगाया जा सकता है। यह शुल्क 5 वर्ष तक लागू रहता है, जिसे सनसेट रिव्यू के बाद 5 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। मतलब 5 वर्ष की अवधि सनसेट रिव्यू के नाम से जानी जाती है। 5 वर्ष तक एक तरह से क्या हो सकता है, एंटी डंपिंग की क्षति को लगाया जा सकता है, शुल्क लगाया जा सकता है, और 5 वर्ष के बाद अगर लगता है तो फिर उसका रिव्यू करके फिर उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, 5 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कम शुल्क नियम, ठीक है, ये भी है। लेजर ड्यूटी रूल, WTO यह सलाह देता है कि शुल्क डंपिंग मार्जिन से कम हो। ठीक है, डंपिंग मार्जिन से एक तरह से कम हो यदि वह क्षति को रोकने के लिए पर्याप्त हो। डंपिंग मार्जिन का मतलब है क्या? मान लेते हैं क्या कि 450 में एक तरह से यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, और 450 में एक तरह से रिप्रेजेंट किया गया, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 700 रुपए से ज्यादा बढ़ जाए कीमत। हमेशा ही क्या होगा कि ये कम एक तरह से रखा जाएगा, क्षति के रूप में एक तरह से उतना ही मार्जिन रखा जाएगा, बहुत ज्यादा यहां पर चीजें नहीं रिप्रेजेंट होंगी। ठीक है, विशेष प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे। रेट्रोएक्टिव शुल्क, रेट्रोएक्टिव का मतलब है कि भैया ये जांच शुरू हुई, ठीक, और अगर जांच शुरू हुई तो अगर मान लेते हैं क्या कि पहले से ही ये उत्पाद आ रहा था तो उस पर भी लगेगा। फिर मान लेते हैं कि जांच शुरू होने के अगर क्षति हो रही है तो पहले से अगर कोई आया है तो पूर्व के रूप में भी ये लागू होगा, नए के लिए नहीं होगा, आगे के लिए नहीं होगा, पूर्व के लिए भी ये लागू होगा। और सनसेट प्रावधान तो हमने आपको बता ही दिए हैं कि डंपिंग शुल्क 5 वर्ष बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं, ये सनसेट प्रावधान है। ठीक है, जब तक कि समीक्षा में यह सिद्ध ना हो जाए कि डंपिंग और क्षति जारी है तो फिर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये चीजें रिप्रेजेंट होती हैं। अब भारत में एक तरह से एंटी डंपिंग जांच प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, ठीक है, तो हमने आपको यहां पर बताया है कि भारत में यहां पर जो डंपिंग की प्रक्रिया है वो निम्नलिखित चरण से संपन्न होती है। बड़े अच्छी तरीके से बस एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। घरेलू उद्योग डंपिंग के आरोप और उससे क्षति प्रमाण के साथ DGTR, ठीक है, के पास एक लिखित आवेदन दाखिल करता है। प्रारंभिक जांच DGTR प्राप्त जानकारी और पर्याप्तता और सटीकता की जांच करता है, और यदि पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो जांच शुरू करने का निर्णय लेता है। जांच DGTR निर्यातक देशों, आयातकों और अन्य संबंधित पक्षों से जानकारी एकत्रित करता है। इसमें प्रश्नावली भेजना, मौके पर निरीक्षण करना और सार्वजनिक सुनवाई करना शामिल हो सकता है। DGTR डंपिंग मार्जिन और घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन करता है और उसके बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करता है। अंतिम निष्कर्ष, जांच के निष्कर्षों के आधार पर DGTR सरकार को एंटी डंपिंग शुल्क ना लगाने की सिफारिश करता है। शुल्क का अधिरोपण, यदि DGTR शुल्क लगाने के लिए सिफारिश करता है तो वित्त मंत्रालय की अधिसूचना जारी करके डंपिंग शुल्क लगाता है।
कौन लगाता है डंपिंग शुल्क? वित्त मंत्रालय एक तरह से अधिसूचना जारी करके एंटी डंपिंग शुल्क लगाता है। शुल्क की दर डंपिंग मार्जिन या क्षति मार्जिन, इसमें जो भी कम हो से अधिक नहीं हो सकती है। याद रखना, शुल्क की दर क्या होगी? डंपिंग मार्जिन या क्षति मार्जिन से अधिक नहीं हो सकती है। समीक्षा, एंटी डंपिंग शुल्क आमतौर पर 5 साल के लिए लागू होते हैं, लेकिन हितधारक डीजीटीआर से इसकी समीक्षा करने का अनुरोध कर सकता है। यदि परिस्थितियों में बदलाव आया हो तो शुल्क की आवश्यकता बनी हुई हो। ठीक है, भारत एंटी डंपिंग उपायों का सक्रिय रूप से उपयोग करने वाले देशों में से एक है, जिसका उद्देश्य अपने घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाना है। हाल ही में भारत ने चीन से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है, जिसमें सॉफ्ट फेराइड कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉयल और ट्राइक्लोरो आइसोसाइक्रुइस एसिड और पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रीजन शामिल है। याद रखना, ये सारी बातों को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखकर चलना है आपको। ठीक है, किस किस पर चीजों पर एंटी डंपिंग एक तरह से भारत ने अभी चीन के साथ में लगाया है, ये करंट का हमने मैटर दिया है आपको। भारत में इस तरह से ये जांच प्रक्रिया होती है, डीजीटीआर के रूप में ये जांच प्रक्रिया एक तरह से चलती है, और ये जांच प्रक्रिया एक तरह से चलती है और इसी के माध्यम से यहाँ पर ये जांच प्रक्रिया संबंधित चलती रहती है। ठीक है, अब ये तो याद है ना आपको, डीजीटीआर, डीजीटीआर तो याद है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के नाम से जाना जाता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के नाम से इसको जानते हैं। इसको आपको दिमाग में रखना है कि इसी के माध्यम से डंपिंग की प्रक्रिया भारत में संपन्न होती है और चीजें संचालित होती हैं। ठीक है, तो आज का हमारे प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो भी हम लोग कर लेते हैं कि प्रश्नों की श्रृंखला क्या कहती है और किस तरह से चीजें रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, डंपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक देश का निर्यातक किसी उत्पाद को दूसरे देश में उसकी सामान्य कीमत से कम कीमत पर बेचता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल एक तरह से यहां पर ठीक बात कही गई है। यहां पर इसका प्राथमिक उद्देश्य आयातक देश में उपभोक्ता कल्याण को अधिकतम करना है। उपभोक्ता कल्याण के लिए थोड़ी ना है ये। ठीक है, कम कीमत पर एक तरह से बेचने का मतलब ये नहीं है उपभोक्ता कल्याण को अधिकतम करना। कम कीमत पर बेचने का मतलब है उद्योग को हतोत्साहित करना वहां पर। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन डंपिंग को एक अनुचित व्यापार प्रथा मानता है। बिल्कुल ठीक बात है, यदि यह आयातक देश में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाता है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, एक तरह से उसको क्षति पहुंचाता है तो चीजें रिपीट। तो आंसर क्या होगा? 1 और 3 इसका सही जवाब होगा, अर्थात बी इसका सही जवाब होगा। यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत पूरी होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। यहां पहली बात तो आपको इसका जवाब देना है, फटाफट यहां पर रिप्रेजेंट करिएगा। ठीक है, आयातित उत्पाद का डंपिंग मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक होना चाहिए। आयातित उत्पाद का डंपिंग मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, यहां डंप किए गए आयात के कारण आयातक देश में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, अगर क्षति होती है तो फिर ये लगेगा। डंप किए गए आयात और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध होना चाहिए। मतलब कारण भी तो होना चाहिए कि भैया इससे क्या हुआ है, क्षति पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी तो होना चाहिए, बिना इसके नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3, अर्थात तीनों इसमें सही हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में एंटी डंपिंग जांच और शुल्क लगाने की सिफारिश करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? कौन सा निकाय जिम्मेदार है? फटाफट एक तरह से बताइएगा यहां। ठीक है, शुल्क लगाने की सिफारिश करने के लिए तो व्यापार उपचार महानिर्देशालय है। व्यापार उपचार महानिर्देशालय को आप याद रखेंगे, डीजीटीआर को याद रखेंगे यहां। ठीक है, नेक्स्ट है, एंटी डंपिंग शुल्क का संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? एंटी डंपिंग शुल्क का नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? फटाफट एक तरह से बताइएगा क्या इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? एंटी डंपिंग शुल्क का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है क्या कि घरेलू उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाएगी? नहीं। ठीक है, उपभोक्ता के लिए उच्च कीमतें,
यही तो है नकारात्मक। उच्च कीमतों पर वस्तु मिलेंगी फिर उपभोक्ताओं को अगर एंटी डंपिंग शुल्क लगा देता है कोई भी देश, ठीक है। एंटी डंपिंग उपायों के तहत लगाए गए शुल्क को आमतौर पर कितने समय के लिए अवधि के लिए लागू होते हैं? 5 वर्ष के लिए, ठीक है। 5 वर्ष के लिए एक तरह से होता है और फिर उसके बाद में अगर लगता है तो समीक्षा के बाद 5 वर्ष यहाँ पर और बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से ये इसके प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो ये रहे हमारे जो क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने यहाँ पर एक और क्लास ली है आपकी, और ये क्लास भी बिल्कुल साधारण से था, लेकिन इनको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जानकर चलना होगा। इन आर्टिकल्स को देख लीजिएगा, कैसे क्या आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, किस तरह से है, कितनी हो सकती है डंपिंग शुल्क, क्योंकि इसी पर घुमा देगा वो, इसी पर घुमा देगा। तो एक एक लाइन को दिमाग में रखकर हम बिल्कुल साइड में रहकर ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जिससे आप उसको पढ़ लें और बहुत अच्छी तरीके से जान लें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे 9:30 बजे। थैंक यू, गुड नाइट, वंदे मातरम।